Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी हमारा फोकस रहता है जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार के जरिए, इसको हम आपके सामने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है स्पाइसजेट से जुड़ी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट से इस कंपनी को बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस कंपनी के हक में फैसला सुनाया और काल एयरवेज और कलानिधि मारन की जो अपील है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल काल एयरवेज और कलानिधि मारन ने इस कंपनी के खिलाफ 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डैमेजेस यानी कि भरपाई की मांग की थी और कोर्ट ने यानी कि डिवीजन बेंच ने एनक्लैट और दिल्ली हाईकोर्ट का जो पहले फैसला आया था उसी को बरकरार रखा है। यानी कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी, जिसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट भी किया। 26 मई को स्पाइसजेट का शेयर 45 रुपये 78 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 2% ऊपर 44 रुपये 69 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर पर अपना फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर के लिक्विडेशन का फैसला सुनाया था, जिसको बरकरार रखा गया है। मई की शुरुआत में हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर के लिए जो कंपनी की ओर से बोली सबमिट की गई थी, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया था, उसको खारिज कर दिया था। दिवालिया कानून के नियमों के उल्लंघन के चलते सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब हुआ यह है कि एनसीएलटी के जो लिक्विडेशन का ऑर्डर था उसके ऊपर रोक लग गई है और यही पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जो पुनर्विचार याचिका है, जो रिव्यू पिटिशंस हैं, उस पर सुनवाई होने तक एनसीएलटी का जो ऑर्डर है उसके ऊपर रोक लग गई। यानी कि इस कंपनी का लिक्विडेशन तब तक नहीं हो जाता जब तक रिव्यू पिटिशंस पर सुनवाई नहीं हो जाती। इसी के चलते 26 मई को जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में हमने उछाल बनता हुआ दिखा। शेयर 1036 रुपये तक उछल गया था और कारोबार की समाप्ति 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1030 रुपये के स्तर पर जाकर हुई। अगली खबर एटर्नल को लेकर है, जिसमें एमएससीआई और फुटसी ने जो वेटेज है वो कम किया, जिसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक पर इस हफ्ते बनता हुआ दिखा। एमएससीआई और फुटसी ने शेयर के वेटेज में कमी की घोषणा की है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि फॉरेन ऑनरशिप लिमिट यानी एफओएल ये कंपनी ने 100% से घटाकर 49.5% कर दिया था, जिस वजह से वेटेज में कमी हुई है। फुटसी के वेटेज में कमी 27 मई को देखने को मिली, जिस वजह से 38 करोड़ डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिला। वहीं एमएससीआई के जो वेटेज में कमी है उसका इम्पैक्ट हमने 30 मई को देखा, जिस वजह से 46 करोड़ डॉलर का जो आउटफ्लो है वो देखने को मिला। 26 मई को टनल का शेयर 225 रुपये 65 पैसे तक फिसल गया था और क्लोजिंग करीब 4.5% नीचे 226 रुपये 65 पैसे के स्तर पर हुई। वहीं 30 मई को एमएससीआई रीबैलेंसिंग का भी शेयर पर असर देखने को मिला और शेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी देखने को मिला। सन फार्मा के स्पेशलिटी पोर्टफोलियो का विस्तार होने जा रहा है। दरअसल हुआ यह है कि इसने यूएस की कंपनी फार्मास में हिस्सेदारी बढ़ाकर 22.7% करने की घोषणा की है और ये होगा $2.5 करोड़ के फ्रेश निवेश के जरिए। $1 करोड़ के फ्रेश निवेश समेत $75 लाख का जो रकम है वो 31 मई तक इस कंपनी में डाली जाएगी। वहीं जो बाकी बची हुई $1.5 करोड़ की रकम है वो 30 नवंबर या उससे पहले निवेश की जाएगी। इस निवेश के जरिए स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में विस्तार की इस कंपनी की योजना है। 26 मई को सन फार्मा के शेयर में 1702 रुपये 40 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1/4% नीचे 1679 रुपये 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। देश की सबसे बड़ी तेल गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी को इस हफ्ते एक बड़ा तेल गैस भंडार मिलता हुआ दिखा है। मुंबई ऑफशोर बेसिन में इस कंपनी को तेल गैस की बड़ी खोज हुई है। OALP यानी कि ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजीम के तहत ये ब्लॉक में कंपनी को नई खोज हुई है, जिसके तहत निकट भविष्य में इस कंपनी का जो उत्पादन है उसे बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। 26 मई को ओएनजीसी के शेयर ने 247 रुपये 13 पैसे का हाई छुआ और क्लोजिंग करीब 0.25% ऊपर 245 रुपये 85 पैसे के स्तर पर हुई।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेबी ने हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट यानी कि जियो ब्लैकरॉक एएमसी को सेबी से मंजूरी मिल गई है। इनके म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए सेबी से इनको फाइनल अप्रूवल आता हुआ दिखा। इन्होंने घोषणा की है कि सिड स्वामीनाथन इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ होंगे। और आपको बता दें कि ये जो कंपनी है जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट, ये जेएफएसएल और ब्लैकरॉक का 50-50 जॉइंट वेंचर है, जिसको अब ये फाइनल अप्रूवल आता हुआ दिखा है। 27 मई को जियो फाइनेंशियल का शेयर करीब 4% की मजबूती के साथ 292 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन 292 रुपये 90 पैसे के डे हाई के बेहद करीब था ये। इस हफ्ते बीएसई के शेयर ने 2670 रुपये का रिकॉर्ड हाई छुआ, जो कि 30 मई यानी कि शुक्रवार के दिन देखने को मिला। खबर यह थी कि सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके तहत मंगलवार या गुरुवार को ही इक्विटी डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी होगी। ऐसा सेबी की ओर से बयान निकल के सामने आया। सेबी ने कहा कि हर एक्सचेंज को एक वीकली ऑप्शन एक्सपायरी की इजाज़त मिलेगी और 15 जून तक दोनों एक्सचेंजेस को जो प्रस्ताव हैं वो भी जमा करने के लिए कहा गया, जिसके ऊपर बीएसई की स्टॉक ने 27 मई को रिएक्ट किया। स्टॉक ने 2450 रुपये का एक सपाट ओपनिंग दिखाने के बाद करीब 2% नीचे 2409 रुपये के स्तर पर क्लोजिंग दिखाई, लेकिन शुक्रवार को 30 मई को शेयर 2670 रुपये तक भी उछल गया था। इंडिगो में पूर्व प्रमोटर्स ने एक बार फिर से हिस्सेदारी बेची है। 27 मई को प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 6.25% हिस्सेदारी बेची है, जिसमें द चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट ने 51.6 लाख शेयर बेचे हैं। 5231 रुपये 11 पैसे के भाव पर फैमिली ट्रस्ट ने 1.34% हिस्सेदारी बेची है। इसके अलावा 73.65 लाख शेयर यानी कि करीब 4.25% हिस्सेदारी 5235 रुपये 31 पैसे और 5230 रुपये 99 पैसे के दाम पर 2 ट्रेंचेस में बेची गई हैं। इसके अलावा राकेश गंगवाल, जो कि पूर्व प्रमोटर हैं, उन्होंने भी 22.1 लाख शेयर यानी कि करीब आधे % की हिस्सेदारी 5231 रुपये 28 पैसे के दाम पर बेची है। इस ब्लॉक डील के चलते 27 मई को इंडिगो के शेयर में 5230 रुपये 50 पैसे तक की हमने गिरावट देखी। उसके बाद करीब 2% गिरकर शेयर 5307 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इसी के साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के भी शेयरों में इस हफ्ते हमने ब्लॉक डील होती हुई देखी, जिसके तहत प्रमोटर्स ने कंपनी में हिस्सा बेचा है। प्रमोटर्स ने करीब 5.25% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है, जो कि मार्च में 49% हिस्सेदारी होल्ड करते थे। इनके 3 प्रमोटर्स हैं, विकास गुप्ता, अनुराग गुप्ता और विशाल गुप्ता, जिन्होंने हर ट्रांच में 50-50 लाख शेयर बेचे हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने खरीदा है। और उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 754 रुपये 80 पैसे के दाम पर 38,18,000 शेयर खरीदे हैं। और वही मोतीलाल ओसवाल ईएमसी ने 754 रुपये 80 पैसे पर 15,89,000 शेयरों की खरीदारी की है। 27 मई को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर 755 रुपये 10 पैसे तक फिसल गया था। बाद में रिकवरी हुई और 781 रुपये 10 पैसे तक भी चला गया था और क्लोजिंग करीब 0.25% नीचे 766 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। इस हफ्ते सैजिलिटी इंडिया में बड़े डिस्काउंट पर ओएफएस लॉन्च हुआ। 7.39% हिस्सा बिक्री के लिए सैजिलिटी बीवी यानी कि प्रमोटर ने ओएफएस लॉन्च किया। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 38 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि उस समय के मौजूदा भाव से करीब 11.5% के डिस्काउंट पर था। इसमें विकल्प ये भी रखा गया कि अगर इस ओएफएस को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ये हिस्सा बिक्री का जो स्टेक है वो 15.02% तक भी बेचा जा सकता है। 27 मई को संस्थागत निवेशकों के लिए यह हिस्सा खुला था, जो कि पूरा सब्सक्राइब हो गया। और उस दिन 27 मई को सैजिलिटी इंडिया के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर यानी कि 40 रुपये 72 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार का अंत हुआ। 28 मई को रिटेल निवेशकों के लिए यह हिस्सा खुला था, जो कि 2.6 गुना सब्सक्राइब हुआ। 3.46 करोड़ शेयरों के मुकाबले 8.98 करोड़ शेयरों की बोली मिलती हुई दिखी। 28 मई को सैजिलिटी इंडिया का शेयर 38 रुपये 68 पैसे तक लुढ़क गया था और कारोबार की क्लोजिंग करीब 2.25% नीचे 39 रुपये 84 पैसे के स्तर पर हुई। दुनिया की सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी कोल इंडिया की सब्सिडरी का आईपीओ आने वाला है। इनकी एक सब्सिडरी है CMPDIL, जिसने आईपीओ के लिए सेबी के पास अर्जी दाखिल कर दी है। ये कंपनी का नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जिसे हम CMPDIL के नाम से जानते हैं। इस आईपीओ में CMPDIL फ्रेश शेयर जारी नहीं करेगी, यानी कि ये आईपीओ है पूरी तरह से OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल होगा। 27 मई को जब यह खबर आई तो कोल इंडिया का शेयर 403 रुपये 55 पैसे तक उछल गया था, पर कारोबार की क्लोजिंग करीब 0.1% नीचे 399 रुपये 85 पैसे के स्तर पर देखने को मिली।
दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी में बैट ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। 32 करोड़ शेयरों यानी कि 2.57% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी इस कंपनी में, जिसके तहत बैट ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 2.5% हिस्सेदारी बेची है। बैट ने 413 रुपये के दाम पर 31.3 करोड़ शेयरों की बिकवाली करी है, जिसकी वैल्यू 12,927 करोड़ रुपए बताई गई है। इस सौदे के बाद भी बैट के पास अपनी इंडियन सब्सिडरी के जरिए करीब 23% के आसपास की हिस्सेदारी बचेगी। 28 मई को आईटीसी का शेयर 413 रुपये तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 3% नीचे 421 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर वोडाफोन आइडिया को लेकर है, जिसमें 28 मई को खबर आई कि नतीजों के साथ पूंजी जुटाने के ऊपर भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। 30 मई को इस कंपनी की नतीजों पर बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें निकल के सामने आया कि नतीजों के साथ साथ बोर्ड के सामने पूंजी जुटाने का जो प्रस्ताव है वो भी सामने रखा जाएगा। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें राइट्स इशू, पब्लिक ऑफरिंग्स, डेट समेत कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसके ऊपर बोर्ड पूंजी जुटाने के लिए विचार करता हुआ दिखेगा। 28 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने 6 रुपये 96 पैसे पर खुलते ही डे लो बना लिया और बाद में 7 रुपये 24 पैसे तक रिकवरी हुई और क्लोजिंग करीब 2.5% ऊपर 7 रुपये 13 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। लुब्रिकेंट्स वाली कंपनी कैस्ट्रॉल को खरीदने की दौड़ में अब मुकेश अंबानी भी शामिल हो गए हैं। इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज अब शामिल होता हुआ दिखा है, जिसमें पहले से ही अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, लोन स्टार फंड्स के नाम शामिल हैं। साथ ही साथ ब्रुकफील्ड एएमसी, स्टोन पीक पार्टनर्स और सऊदी अरामको भी इसमें दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। ये बीपी का लुब्रिकेंट कारोबार है, जिस पर अब मुकेश अंबानी की भी नजर आती हुई दिखी है। इसको लेकर बातचीत शुरुआती दौर में, लेकिन आंकलन लगाए जा रहे हैं कि 8 से 10 अरब डॉलर में इस कंपनी को लेकर डील हो सकती है। 29 मई को कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर में 220 रुपये 39 पैसे के डे हाई के करीब 6% ऊपर 218 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। सीक्वेंट साइंटिफिक को एक अहम मंजूरी इस हफ्ते मिलती हुई दिखी है और ये मंजूरी मिली है दोनों एक्सचेंजेस यानी कि एनएसई और बीएसई से। इस कंपनी का एक प्रस्तावित मर्जर है, जिसके लिए ये मंजूरी मिली है। हैदराबाद की कंपनी है वियाश लाइफ साइंसेज, जिसके साथ इस कंपनी का मर्जर होने वाला है। इस मर्जर से एनिमल हेल्थ केयर, जो कि इस कंपनी का फोटे है, उसमें ग्लोबल लीडर बनने का इस कंपनी का लक्ष्य है। 29 मई को जब यह खबर आई तो स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखा। सीक्वेंट साइंटिफिक का शेयर 195 रुपये 98 पैसे तक उछल गया था और क्लोजिंग करीब 4.5% ऊपर 194 रुपये 15 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। रेलवे कारोबार से जुड़ी कंपनी राइट्स ने श्री सीमेंट के साथ हाथ मिलाया है। दरअसल इस कंपनी ने श्री सीमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड सेवाओं के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। 29 मई को जब यह खबर आई तो राइट्स का शेयर 292 रुपये तक उछल गया था, पर कारोबार का अंत करीब 0.5% नीचे 286 रुपये के स्तर पर देखने को मिला। hyundai मोटर इंडिया ने कहा है कि हिस्सा बिक्री नहीं होने वाली है। दरअसल इस कंपनी को लेकर ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स थे कि ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल या फिर ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बिक्री हो सकती है, ऐसा इस कंपनी की योजना है। लेकिन इसका इस कंपनी ने सिरे से खंडन कर दिया और कहा कि ये जो रिपोर्ट्स छपी हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस पर 30 मई को hyundai इंडिया के शेयर ने रिएक्ट किया और 1861 रुपये तक फिसल गया था शेयर, पर कारोबार का अंत निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ देखने को मिला। चलिए, तो बात हो गई सेकेंडरी मार्केट की। अब रुक कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट का। प्राइमरी मार्केट में भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। 2 शेयरों की इस हफ्ते लिस्टिंग होती हुई दिखी, जिसमें पहला नाम है बोराना वीव्स का, जिसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई। इस कंपनी का शेयर एनएसई पर 243 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 12.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इसका जो इशू प्राइस है वो 216 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इस आईपीओ को रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला था। 149 गुना के आसपास ये इशू सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 145 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को पूरी तरह से ये रकम मिली है और उसी दिन जिस दिन लिस्टिंग हुई, पाइन ओक ग्लोबल फंड ने इस कंपनी के 1,41,000 शेयरों की खरीदारी की है। 243 रुपये के ओपनिंग प्राइस पर ही ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। 27 मई को मजबूत शुरुआत के बाद शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और इशू प्राइस से 18% ऊपर 255 रुपये 15 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। दूसरा नाम है बेलराइस इंडस्ट्रीज का, जिसकी लिस्टिंग ठीक ठाक रही। 100 रुपये के भाव पर एनएसई पर यह शेयर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 11.1% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो 90 रुपये प्रति शेयर था। यह आईपीओ भी ठीक ठाक भरा था। 41.3 गुना कुल मिला के ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 2,150 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को पूरी रकम मिली है और 28 मई को बेलराइस इंडस्ट्रीज का शेयर 102 रुपये 40 पैसे तक उछलने के बाद 97 रुपये 8 पैसे पर जाकर बंद हुआ, जो कि लिस्टिंग प्राइस से करीब 3% नीचे था, लेकिन 90 रुपये के इशू प्राइस से करीब 8% ऊपर है।
तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की ओर, जो कि इंडसइंड बैंक से जुड़ी हुई है। बुरी खबरें आई इस हफ्ते, लेकिन इंडसइंड बैंक का शेयर इस हफ्ते बेअसर नजर आया। खबर ये थी कि सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी हुई जांच दोबारा शुरू कर दी है। बैंक के टॉप अधिकारियों के खिलाफ ये जांच शुरू की गई है। बीते हफ्ते हमने आपको बताया भी था कि टॉप अधिकारियों को सेबी से क्लीन चिट मिल गई है। अकाउंटिंग गड़बड़ियों के खुलासे में देरी पर सेबी ने इस कंपनी को लेकर दोबारा जांच शुरू करी है, जिस पर 26 मई को स्टॉक ने रिएक्ट किया और इंडसइंड बैंक ने 790 रुपये 75 पैसे का लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग करीब 1% ऊपर 800 रुपये 75 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 29 मई को खबर थी कि सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में एक अंतरिम ऑर्डर भी पास कर दिया है, जिसमें 5 अधिकारियों ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसा सेबी की ओर से इस ऑर्डर में फैसला निकल के सामने आया, जिसमें बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया और 4 अन्य पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी गई है। बैंक को चला रहे 2 मेंबर का जो पैनल है उसमें शामिल अनिल राव का भी इन 5 अधिकारियों में नाम निकल के सामने आया और इस फैसले में सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में 19.7 करोड़ रुपए की जो रकम है वो बैंकों में जब्त की है, जिसमें अरुण खुराना के 14.4 करोड़, सुमंत कठपालिया के करीब 5.25 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। 29 मई को भी इंडसइंड बैंक के शेयर में 803 रुपये 5 पैसे पर लो बनाने के बाद करीब 2.5% ऊपर 825 रुपये पर डे हाई के करीब जाकर क्लोजिंग हुई और शेयर निफ्टी का उस दिन टॉप गेनर भी था। इस हफ्ते पेटीएम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत आती हुई दिखी है। सुप्रीम कोर्ट से इसकी ग्रुप कंपनी है जिसको बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5,712 करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस पर स्टे लगा दिया है। रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट गेम्स को ये राहत मिलती हुई दिखी है। आपको बता दें कि मामला इस तरह से है कि अप्रैल में डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस न्यू दिल्ली ने एक शोकोस नोटिस इस कंपनी को जारी किया गया था इस कंपनी को, और उसके तहत ही अब ये जो फैसला है कंपनी के हक में आता हुआ दिखा है। 26 मई को पेटीएम का शेयर 874 रुपये तक उछल गया था और कारोबार की क्लोजिंग करीब 3.25% ऊपर 870 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। फर्स्ट क्राई ब्रांड को ऑपरेट करने वाली कंपनी BNB सॉल्यूशंस के शेयर में इस हफ्ते एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। दरअसल BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कंपनी के बेंगलुरु के गोदाम यानी कि वेयर हाउस पर छापेमारी की। छापेमारी में BIS ने करीब 90 लाख रुपए का जो सामान है उसे जब्त भी कर लिया। इसके साथ साथ खबर ये भी थी कि Q4 में इस कंपनी का जो घाटा है वो 43 करोड़ रुपए से बढ़कर 111 करोड़ हो गया। हालांकि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 16% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। दोनों खराब खबरें थी, जिस वजह से 27 मई को BNB सॉल्यूशंस का शेयर 375 रुपये 25 पैसे तक उछलने के बाद करीब 6% नीचे 352 रुपये 95 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। टैक्स डिमांड नोटिस मिलने से इस हफ्ते श्री सीमेंट का शेयर टूटता हुआ नजर आया। आईटी विभाग से इस कंपनी को 589 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि FY22 के लिए डिडक्शंस खारिज होने के चलते इस कंपनी को ये डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिखा है, जिस पर कंपनी ने कहा है कि इस नोटिस में कुछ कमियां हैं और डिमांड में बड़ी कमी होने की उम्मीद भी जताई है। लेकिन उसके बावजूद 28 मई को श्री सीमेंट के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली और करीब 3.5% की गिरावट लेकर 29,900 रुपये के स्तर पर जाकर इस शेयर में क्लोजिंग देखने को मिली। मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता के डीमर्जर का रास्ता एक बार फिर से खुलता हुआ दिखा है। दरअसल एनक्लेट से इस कंपनी को बड़ी राहत मिली है। एनक्लेट ने इस कंपनी के डीमर्जर से जुड़े NCLT के फैसले पर रोक लगा दी है। अपर्याप्त खुलासों और सेप्को के बकाये के चलते इनको काफ़ी बड़ी चुनौती मिली थी और अब खबर ये निकल के सामने आ रही है कि इस कंपनी को तलवंडी साबो पावर को 1245 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने के लिए कहा गया है। एनक्लेट का सेप्को इलेक्ट्रिक पावर के हितों की रक्षा के लिए फैसला है, जिसके ऊपर थोड़ी सी देनदारी इस कंपनी की बची हुई थी, जिस वजह से इस डीमर्जर को चुनौती दी गई थी। लेकिन अब उसको सेटल करने के लिए यह फैसला आया है जो कि कंपनी के हक में है। इसके ऊपर 29 मई को वेदांता के शेयर ने रिएक्ट किया और शेयर में 457 रुपये 50 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब महज 1% ऊपर 451 रुपये 95 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। जेंसोल इंजीनियरिंग को लेकर इस हफ्ते एक बड़ा फैसला आता हुआ दिखा और ये फैसला आया है NCLT का। NCLT का इस कंपनी को सभी एसेट्स और बैंक खातों की घोषणा करने का निर्देश जारी हुआ है। प्रमोटर्स और संबंधी एंटिटीज यानी कि रिलेटेड एंटिटीज को ये NCLT की ओर से निर्देश दिया गया है। साथ ही NCLT से RBI और IBA को सभी बैंक खातों और लॉकर्स फ्रीज करने और उनको जब्त करने की भी मंजूरी मिल गई है। कंपनी और जो संबंधित एंटिटीज हैं उनके खाते और लॉकर फ्रीज जब्त करने की जो मंजूरी है वो इन दोनों
दोनों संस्थाओं को मिलती हुई दिखी है। 29 मई को इसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट भी किया। जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में 2% के निचले सर्किट पर 61 रुपये 72 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। वहीं इरडा, जिसने इस कंपनी को लोन दे रखा है, उसके शेयर में 173 रुपये 45 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 2% ऊपर 176 रुपये 95 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक के खिलाफ यूएई में जांच शुरू होती हुई दिखी है। यूएई में जांच के दायरे में यह बैंक आता हुआ दिखा है। ये मामला है क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स का, जिसकी मिस सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से यूएई में इस बैंक के खिलाफ जांच शुरू हुई है। दरअसल हुआ ये है कि एक निवेशक की ओर से इसके 81 बॉन्ड्स के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसके बाद इस बैंक को जांच के दायरे में लाया गया है। 29 मई को इस खबर के चलते एचडीएफसी बैंक का शेयर 1907 रुपये 30 पैसे तक लुढ़क गया था, लेकिन कारोबार का अंत अच्छी खासी रिकवरी के साथ करीब 0.25% ऊपर 1937 रुपये 60 पैसे के स्तर पर देखने को मिला। एमसीए की जांच के घेरे में पतंजलि आयुर्वेद फंसती हुई दिखी है। दरअसल सरकार ने कुछ ट्रांजैक्शंस पर सफाई देने के लिए इस कंपनी को कहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग ने कुछ ट्रांजैक्शंस पर संदेह जताया, जिसकी वजह से सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसके साथ साथ फंड डाइवर्जन से जुड़ी जांच इस कंपनी को लेकर कर रहा है। एमसीए ने इस कंपनी को नोटिस भेजा है, जिसके ऊपर 2 महीने का समय दिया गया है इनको जवाब देने के लिए। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी टैक्स नॉन पेमेंट और मिसलीडिंग प्रोडक्ट क्लेम्स के चलते इस कंपनी को लेकर पहले भी जांच हो चुकी है। इस खबर का 30 मई यानी कि शुक्रवार को पतंजलि ग्रुप की एकमात्र लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर पर असर देखने को मिला और इंटरडे में यह शेयर 4% से ज्यादा लुढ़क गया था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट में, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है ग्रो से जुड़ी हुई। ग्रो ने आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। जी हां, आईपीओ के लिए सेबी के पास गोपनीय तरीके से इस कंपनी ने अर्जी दाखिल कर दी है। माना जा रहा है 70 करोड़ से 100 करोड़ डॉलर का ये आईपीओ हो सकता है, जिसमें फ्रेश शेयरों के साथ साथ ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल का भी एक मिश्रण होगा। इस रकम का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसके साथ साथ कारोबार विस्तार पर इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। इस कंपनी में अगर आप देखें तो पीक एक्सवी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे बड़े निवेशक मौजूद हैं, जिनकी वैल्यू में एक बड़ा अनलॉकिंग का जो फैक्टर है वो आईपीओ में देखने को मिल सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। और बिजनेस जगत की हर बड़ी खबर के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस की ताज़ा तारीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.